चौधरी साहब, आपका स्वागत है हमारे 112 स्कूप में। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2014 हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनने का एक बड़ा मौका है और ऐसे वक्त देश में आप देख रहे हैं कि किस तरह सांप्रदायिक शक्तियां अपने सर उठा रही हैं और ऐसी संगठन जो देश में अमन चाहती है, न्याय चाहती है, सद्भावना चाहती है, वो देश में जनता के मन को टटोल रही है और उन्हें चेता रही है अपनी सभाओं से, अपने जो भी उनकी तरफ हो सकता है उनकी कोशिशों से, ताकि एक ऐसा देश जो विकास को लेकर, न्याय को लेकर जागरूक हो और भविष्य जो है देश का एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। इसी नियत के साथ जो है जमात इस्लामी के सेक्रेटरी सारे देश का दौरा कर रहे हैं। आज हमारे शहर नागपुर में भी आए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आप प्रोफेसर हैं, IT एक्सपर्ट हैं, तो हम उनसे उस मुद्दे पर भी कुछ बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है हमारे 112 स्कूप में। ये बताइए आप कि आखिर क्या जरूरत पड़ी जमात इस्लामी को कि विकास को लेकर सद्भावना, न्याय की बात देश के सामने, जनता के बीच में जाए। देखिए, जमात इस्लामी हिंद जब से बनी है इस देश में तकरीबन 65 सालों से इस देश में एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश कर रही है जो कैरेक्टर पर आधारित हो, नैतिकता पर आधारित हो, मूल्यों पर आधारित हो। और हम ये समझते हैं कि ये नैतिकता और मूल्य खुदा पर यकीन और भरोसे के बगैर नहीं पैदा होता। तो ये बुनियादी काम कि अच्छा समाज बने जो न्याय पर आधारित हो, समानता पर आधारित हो और जिसमें डेवलपमेंट और विकास की धारणा भी सही धारणा हो, तो ये काम हम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि अब 2014 का इलेक्शन नजदीक है और देश की जनता एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और पूरे देश में राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने दांव खेल रही हैं और इस देश की जनता को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के नारे दिए जा रहे हैं, तो जमात इस्लामी हिंद ने अपना ये दायित्व समझा कि हम घरों से बाहर निकलें, आवाम के पास जाएं, हर समाज और हर तबके के लोगों और वर्गों, नौजवानों से, महिलाओं से, हर वर्ग के लोगों से हम बात करें और बताएं कि ये जो वक्त है हमारे देश के लिए और जो फैसले का वक्त है, उसमें बहुत सोच समझकर और देश को सही रुख पर ले जाने की हम कोशिश करें, सही हाथों में हमारे देश की कमान और बागडोर जाए। और अब तक जिन पार्टियों ने हमको छला है, कपट किया है और हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो उससे सचेत होकर हम सही फैसला कर सकें। तो इन मुद्दों को लेकर हम ये नारा लेकर जा रहे हैं कि देश का विकास हो, सही विकास हो, विकास के फायदे सबके सब तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे और बिल्कुल आखिरी आदमी तक भी उसके फायदे पहुंचे और सब में इसके फायदे और फल इक्वली समान रूप से डिवाइड हों। और दूसरा कि ये जो विकास है, ये विकास न्याय के साथ हो। जब तक न्याय नहीं होगा, हर तबके को उसका हक नहीं मिलेगा और जब तक अन्याय की जितनी शक्लें मौजूद हैं वो समाप्त नहीं होंगी, कमजोरों के साथ, दलितों के साथ और दूसरी माइनॉरिटीज के साथ, ईसाइयों और मुसलमानों के साथ और महिलाओं के साथ, और तो ये जो अन्याय मुख्तलिफ शक्लों में हो रहा है, इस अन्याय को जब तक हम समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे और जनता को जागृत नहीं करेंगे और आपस में जो पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए समाज को बांट रही हैं, नफरत फैला रही हैं और धर्म के नाम पर लोगों में विद्वेष पैदा कर रही हैं, तो हम जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि जब तक देश में आपस में सद्भाव नहीं होगा, भाईचारा और प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे का आदर और सम्मान नहीं होगा, एक दूसरे की धर्म और आस्थाओं का सम्मान नहीं होगा और आज़ादी नहीं होगी पूरी तौर पर अपने धर्म और आस्था पर आचरण करने की, तब तक हम एक न्याय पर आधारित एक विकासशील भारत, विकसित भारत हम नहीं बना सकेंगे। इस धारणा के साथ हम 2014 के इन इलेक्शन के पहले हम पूरे देश में जनता को ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस रुख पर जाएं और सोच समझ कर फैसला करें। जी, ये तो बात हुई आपके अवेयरनेस की, लोगों में अवेयरनेस लाना, लेकिन आपका समर्थन जो होगा वो पार्टी के आधार पे होगा कि व्यक्तियों के आधार पे होगा? आप देखते हैं कि पार्टी के आधार पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो
पार्टियां उनको टिकट देती है जो जीत कर आने वाले होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो होते हैं ये गारंटी नहीं होगी कि वो जीत के आए। तो आपका समर्थन पार्टी के आधार पर होगा कि व्यक्ति के आधार पर होगा? देखिए, हम दोनों चीज देखेंगे, क्योंकि पार्टियां अपनी विचारधारा रखती हैं, नजरिया रखती हैं, उस नजरिए को भी देखना होगा। जो पार्टियां इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, नफरत के आधार पर बांटना चाहती हैं, जाहिर है उन पार्टियों को तो हम चाहेंगे कि देश में उन पार्टियों को ताकत ना मिले, और हम सबसे ज्यादा खतरनाक उन पार्टियों को समझते हैं। इसके अलावा जो और पार्टियां हैं जिनके बारे में हम ये कहते आए हैं कि ये पार्टियां एक तरह से लोकतंत्र को इन्होंने अगवा कर लिया है, और ऐसे उम्मीदवार जनता के सामने लाती हैं जो कैरेक्टर के लिहाज से और चरित्र के लिहाज से मजबूत नहीं होते बल्कि कमजोर होते हैं, उन पर आरोप होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस किसी भी एक लोकसभा क्षेत्र में जितने पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, उनमें से कौन सा उम्मीदवार अच्छी छवि वाला है, और सांप्रदायिक और फासिस्ट जो ताकतें हैं, जो पार्टियां हैं, उनको पराजित करने की, उनको हराने की पोजीशन में जिस पार्टी का उम्मीदवार हमको नजर आएगा और चरित्र और कैरेक्टर के लिहाज से भी वो बेहतर होगा, उसका हम इंतखाब करके उसके हक में हम राय देने की बात अपने लोगों को भी कहेंगे, और आम लोगों के सामने भी हम अपना फैसला सुनाएंगे कि हम इन उसूलों के आधार पर फला। तो हमारा जो फैसला होगा कंस्टिट्यूएंसी वाइज होगा, और हर स्टेट के हालात अलग अलग हैं, हर राज्य के हालात अलग अलग हैं, वहाँ ऑप्शंस अलग अलग तरह के हैं। उन सबको देखते हुए हमारी राज्य इकाइयाँ और फिर राज्य इकाइयों में भी हमारी जो लोकल यूनिट्स हैं, जो लोकसभा क्षेत्र में जो हमारी यूनिट्स हैं, वो मिलकर ये सब राय और फैसला करेंगी इन उसूलों के आधार पर कि हम किस उम्मीदवार के हक में अपनी राय बनाएं। और ये प्रोसेस हमारा जो पूरा ये मुहिम चल रही है, उसमें ये बात भी शामिल है कि हम इस पूरे प्रोसेस में जनता को कैसे इन्वॉल्व करें और सही फैसले तक पहुंचने में हम कामयाब हो सकें। आप देख रहे हैं देश के अंदर दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, दो बड़े ग्रुप हैं तो देश के अंदर चल रहे हैं, लेकिन देश की जनता एक विकल्प की तलाश में है। हर राज्य में ये बात सामने आ रही, तो आप किस तरह के विकल्प को लेकर चल रहे हैं? देखिए, हम ये बात सामने आ चुकी है कि देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने देश के साथ धोखा किया है, देश को जो कुछ वो कहते आए हैं उस पर अमल नहीं किया है, और जिस तरह का वातावरण देश में बनना चाहिए था, न्याय का, समानता का और बराबरी का और विकास का, वो वातावरण नहीं बन सका है। तो हमारा ये मानना है कि हम ऐसा विकल्प देश में चाहते हैं जिसकी प्राथमिकता ये हो कि इस देश के हर नागरिक को न्याय मिले, समानता मिले, हर वर्ग को प्रोटेक्शन मिले, उसके धर्म और आस्था की आज़ादी हो, और साथ ही साथ विकास में सारे वर्ग शामिल हो सके, बराबर के सब लोग शरीक हो सके। ये ना हो कि विकास तो हो मगर वो विकास चंद लोगों का हो, उस विकास का फायदा कुछ अमीर लोगों को पहुंचे। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे विकास की धारणा जो सारे लोगों तक उसका फायदा पहुंचे, ऐसी पॉलिसीज जिसमें आम लोगों का फायदा हो, आम लोगों को का ध्यान रखा जाए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर जरूर कहती है, मगर सेक्युलरिज्म पर आचरण उसका नहीं है, अमल नहीं है। दूसरी तरफ हम ग्लोबलाइजेशन और हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं वो हमारी पूंजीवाद के पक्ष में है, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने वाली हैं, आम लोगों को तकलीफ में डालने वाली हैं। तो हमने एक मैनिफेस्टो भी पब्लिश किया है जिसको हमने पीपल्स पब्लिक मैनिफेस्टो कहा है, और वो मैनिफेस्टो, वो घोषणा पत्र जो है, उसमें हमने उस पूरे नक्शे को खींचा है कि हम कैसा भारत चाहते हैं, हम पार्टियों से क्या अपेक्षाएं करते हैं, पार्टियों से क्या हम उम्मीदें करते हैं कि हमारी आर्थिक पॉलिसीज हमारी ठीक हों, हमारे इस लोकतंत्र में अच्छे चरित्र के लोग सामने आए, न्याय की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमारी मजबूत हो, हर एक को न्याय मिले, किसी के साथ कोई अन्याय न हो, न महिलाओं के साथ अन्याय हो, न दलितों के साथ अन्याय हो, और न माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यकों के साथ, ईसाइयों और मुसलमानों के साथ इस तरह का भेदभाव जगह जगह सामने आता है, वो न हो। तो हम एक ऐसा वातावरण देश में चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी विदेश नीतियां भी न्याय पर आधारित हो। हम किसी एक देश के इशारों पर न चलें, हम बड़ी ताकतों के इशारों पर न चलें। हम अमेरिका और इस्राइल की जो नीतियां हैं
जो पूरे दुनिया में एक तरह से फसाद फैलाने की नीतियां हैं और अपना वर्चस्व कायम करने की नीतियां हैं, उसके चंगुल में हम ना आए। तो ये सब बातें हमने अपने पीपल्स मैनिफेस्टो में शामिल की हैं और इसकी रोशनी में हमने ये घोषणा पत्र सभी पार्टियों को हमने पेश किया है। उनके लीडरों से हम मिल रहे हैं और लोकल लेवल पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करके हम जनता को भी जागृत कर रहे हैं कि इस तरह का भारत हम बनाना चाहते हैं और आए हम सब इसमें मदद करें। और जो पार्टियां हमारे इस घोषणा पत्र को एक्सेप्ट करने का वादा करेंगी तो उनको हम आने वाले चुनाव में कंसिडर करेंगे और हमारी जो पॉलिसी है चुनाव में फैसला करने की, उस पॉलिसी के मुताबिक कि कम्युनल और फासिस्ट उम्मीदवार को हराने की पोजीशन में जो सेक्युलर उम्मीदवार हैं, उनमें से जो बेहतर कैरेक्टर और किरदार वाले लोग हैं, अच्छी छवि वाले लोग हैं, उनका हम इंतखाब करके उनके फेवर में हम जी। जैसे पिछले बार आपने मुहिम चलाई नफरत मिटाओ देश बचाओ, और आपने बहुत जगह ऐसा हुआ कि कांग्रेस को समर्थन किया है। इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि गुजरात से कहीं ज्यादा गिरफ्तारियां मुस्लिम युवाओं की महाराष्ट्र में हुई है। तो आप अब की बार कांग्रेस पे किस तरह लगाम कसने की कोशिश करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो शिकायतें हमें हैं वो हम बराबर लोगों तक भी पहुंचाते रहे हैं, मीडिया में भी हम बताते रहे हैं, मेमोरेंडम और प्रोटेस्ट भी हम करते रहे हैं, सरकार से हम बात भी करते रहे हैं और ये बात भी हम मैसेज देते रहे हैं कि जहां हमको कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई और बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था, वहां हमने उसी ऑप्शन को तरजीह दी, उसी ऑप्शन को हमने अडॉप्ट किया। अब कहीं मजबूरी में अगर ऐसा कोई ऑप्शन हमको नहीं मिलता है जहां पर फासिस्ट और कम्युनल उम्मीदवार को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार मौजूद है, तो मजबूरन हमने वहां पर उनको सपोर्ट किया है। कांग्रेस हमारी पसंद नहीं है, कांग्रेस हमारी मजबूरी है। हम कांग्रेस को भी चाहते हैं कि वो बदले, अपनी सेक्युलर नीतियों पर वापस आए और जो गलतियां उससे हुई हैं उन गलतियों को वो सुधारे ताकि ये देश जो है वो सही रुख पर। आपने माइनॉरिटीज की बात की और दलितों की बात की। आपसे आखिरी दो सवाल कि इस देश में जहां माइनॉरिटीज की बात है वहीं दलितों के भी बड़े इश्यूज हैं इस देश के अंदर, और उनके बगैर इस देश का निर्माण विकास जो है सद्भावना और न्याय के साथ नहीं किया जा सकता। तो आप दलितों के साथ कौन सी पार्टियां, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी जिसका अपना आधार है, उससे क्या आपकी बातचीत हो रही है? वो उनके लोग आ रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर की जहां तक बात करें तो महाराष्ट्र में माना जाता है कि प्रकाश अम्बेडकर भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ करते हैं, वोटों का बिखराव करते हैं। तो आज आपके मंच पे शायद वो रहने वाले हैं। तो आप दलित राजनीति को आप किस रुख से देखते हैं? देखिए, हम राजनीति को दलित राजनीति, अल्पसंख्यक राजनीति इस तरह से नहीं देखते और इसको इस तरह देखना भी हम ठीक नहीं समझते। एक काम तो जमात इस्लामी ये कर रही है कि पूरे सामाजिक स्तर पर हम सभी वर्ग से, खासतौर से हमारे दलित भाइयों से अच्छे संबंध हों, उन्हें इज्जत की जिंदगी मिले, उन्हें डिग्निटी मिले और उनको समाज में वो जगह मिले जो एक इंसानियत के नाते होनी चाहिए। तो समाज में सामाजिक स्तर पर हम एक तो ये काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज का जहां तक सवाल है, हम हर पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं सिवाय बीजेपी से जी, क्योंकि बीजेपी को हम इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा और खतरनाक पार्टी इसलिए समझते हैं कि वो कम्युनल और फासिस्ट तरीकों को। लेकिन जो नाराज चाह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरत किसी पार्टी को थी तो भारतीय जनता पार्टी को थी। तो जिस बात हम संदेश इलेक्शन के मौके पर हम उनको बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम देश को, समाज को एक मौका देना चाहते हैं। अगर बीजेपी आने वाले भविष्य में अगर वो अपनी नीतियां बदलती हैं और अपने रवैये को बदलती है और देश की जनता को ये विश्वास दिलाती है कि वो पुराने जो रास्ते को छोड़ चुकी है, नफरत के रास्ते को छोड़कर मोहब्बत के रास्ते पर आ रही है, तो अगर छोड़ देती है तो क्या आप ये बदलाव एकदम आने वाला नहीं है। देश की जनता अगर वो ऐसा करते हैं, हमारी तो उनसे भी ये कहना है आपके माध्यम से कि वो अपने नफरत के रास्ते को छोड़ें, बांटने के रास्ते को छोड़ें और फासिस्ट तरीकों को छोड़ें। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके के साथ सबको बराबरी का अधिकार देते हुए वो जिन बातों को वो अपने संविधान में लिखते हैं उसके मुताबिक काम करें, तो देश की जनता गौर करेगी उनके आचरण पर। अभी तक उनका जो अतीत है, उनका जो भविष्य है, वो बहुत समय तक उन पर विश्वास करने नहीं देगा जब तक कि वो एक कोई ऐसा इतिहास और बनाए और आगे उनका आचरण कुछ ऐसा हो शायद जनता उस पर सोचे। मगर फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आता, तो इसलिए हम उनसे बात करने के बजाय बाकी तमाम पार्टियों से हम बात कर रहे हैं बगैर किसी भेदभाव के, चाहे वो दलितों को रिप्रेजेंट करती हो, किसी को करती हो, और उनके सामने हम अपनी
जो पॉलिसी है उसको पेश कर रहे हैं। ये तो बात हुई आपकी राजनीतिक चर्चा की बात हुई। आखिरी सवाल आपसे इस बात का कि आप एक्सपर्ट हैं, आईटी के एक्सपर्ट हैं, आप अमेरिका से आपको एक पुरस्कार भी शायद 4G को लेकर मिल चुका है। ये असल में है क्या चीज़ 4G, और हमारे देश का जो 2G घोटाला ये जनता को हमारे समझाइए कि आखिर है क्या ये। दरअसल हमारी रिसर्च का घोटाले से कोई ताल्लुक नहीं है जी। हमारी रिसर्च तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर है। मोबाइल कम्युनिकेशन में अभी जिस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3rd जनरेशन मोबाइल है, 3G जिसको बोलते हैं जी। इससे पहले 2nd जनरेशन मोबाइल था, उसको 2G बोला जाता था जी। तो हमने 3rd G से आगे 4G जो जनरेशन मोबाइल के आने वाली है उससे संबंधित हमारी रिसर्च है, जिस पर हमको PhD भी अवार्ड हुई है। और हमारी PhD का रिसर्च वर्क अमेरिकन यूनिवर्सिटी को गया और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया है। और हमने उसमें इस बात की कोशिश की है कि आने वाला दौर चूंकि एक बहुत तेज रफ्तार डेटा ट्रांसमिशन का दौर है कि डेटा की जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो, तो हमने जो रिसर्च किया है उसमें हमने कुछ ऐसे कोड हमने डेवलप किए हैं जिससे जो 4th जनरेशन मोबाइल में काम आने वाले हैं और वो उसकी रफ्तार को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। तो जो आप अपने मोबाइल पर जो वीडियोस देखते हैं जिसको देखने में आपको बफरिंग करना होता है और काफी देर लगती है वीडियो को जमा करने में और फिर वो दिखाता है, तो 4th जनरेशन मोबाइल की ये टेक्नोलॉजी जब अमल में आएगी तो इंशाल्लाह ये बफरिंग का जो परेशानी है इससे दूर होंगे और वीडियोस भी मोबाइल पर और दूसरे वीडियो टेलीफोन्स भी जल्दी आने वाले हैं, उस पर ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। तो इस पर हमारी रिसर्च है और मैं यही सब्जेक्ट वहाँ NIT में पढ़ाता हूँ और मेरे साथ कई रिसर्च स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मिलकर हम ये अपना रिसर्च करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया बातचीत करने का। 2G घोटाले में फिर आपसे कभी बातचीत करेंगे। दोस्तों ये थे मोहम्मद सलीम इंजीनियर, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी, जो आपसे बात कर रहे थे और राजनीतिक चेतना अभियान के तहत विकास, देश का विकास सद्भावना न्याय के साथ इस अभियान के तहत देश में निकले हैं। और ये कह रहे थे कि जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता है उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। आप देखते रहिए 112 स्कूप, फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं।